आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट लेसन महिला श्रम काका कालेलकर। इनका पाठ है। काका कालेलकर के नाम से विख्यात दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर, इन्होंने हिंदी, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी भाषा के समान रूप में उन्होंने लेखन कार्य किया है। राष्ट्रभाषा के प्रचार कार्यक्रम में या प्रचार कार्यक्रम मानने वाले काका कालेलकर जी इसे राष्ट्रीय कार्यक्रम माना। किसे? हिंदी राष्ट्रभाषा का प्रचार का जो कार्य है उसे राष्ट्रीय कार्य मानने वाले काका कालेलकर जी उच्च कोटि के वैचारिक निबंधकार है। विभिन्न विषयों की तर्कपूर्ण व्याख्या आपकी लेखन शैली का एक विशेष गुण है। आपकी प्रमुख कृतियां राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्शों का विकास, जीवन संस्कृति की बुनियाद, नक्षत्रमाला, स्मरण यात्रा, धर्मोदय या आत्मचरित्र आदि आपका लेखन प्रकाशित हुआ है। प्रस्तुत जो पत्र है, यह पत्र दिया है, उस पत्र में काका कालेलकर जी ने महिला आश्रम की व्यवस्था, महिला आश्रम की जो व्यवस्था है उसकी स्थापना है, महिला आश्रम का वातावरण, महिला आश्रम के नियम, उसके बारे में विस्तृत निर्देश दिए, विस्तृत बातें उन्होंने बताई है। इस पत्र द्वारा आपके महिलाओं संबंधी विचार, प्रकृति प्रेम, सामाजिक लगाव का पता चलता है। महिला आश्रम ये पत्र है। देखिए कैसा पत्र लिखा है उन्होंने अपने बहन को। प्रिय सरोज, जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज्यादा लिखो तो बहन को कुछ सोचने में मदद होगी। आश्रम, मठ, मठ, कुटी, आप जो भी कहिए, जहाँ साधु सन्यासी रहते ना, जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज्यादा लिखो तो बहन को सोचने में कुछ मदद होगी। कल्पना, सोच या नई सोच कहेंगे हम। कल्पना, नई सोच। चलो, नई सोच, कुछ कल्पना के बारे में कुछ मदद होगी, सोचने में मदद होगी। यानी सोचने में मदद में आश्रम कैसा हो इसके बारे में सोचने में मदद होगी। आश्रम यानी होम, जिसे घर कहते हैं, उसकी व्यवस्था में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध न हो। व्यवस्था, प्रबंध, व्यवस्था, प्रबंध, व्यवस्था यानी प्रबंध। दूसरा, संचलन, संचलन, संचलन का मतलब उस आश्रम को चलाना, उस आश्रम को चलाना, यानी उस आश्रम को चलाने में या उसकी व्यवस्था यानी देख रेख, प्रबंध, उसमें किसी पुरुष का संबंध न हो। अब हम देखते हैं कि पुरुष और महिला दोनों मिलकर घर को संभालते हैं, लेकिन ये होम जो है, ये होम यानी महिला आश्रम है। ये होम यानी महिला आश्रम है और उस महिला आश्रम को चलाने में किसी भी पुरुष का संबंध न हो, किसी भी पुरुष का हस्तक्षेप उसमें न हो। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में न दिया जाए। उस आश्रम का विज्ञापन एडवर्टाइज जो है वो अखबार में न दी जाए। अखबार, समाचार पत्र उसमें न दी जाए, क्योंकि यह आश्रम जो है, महिला आश्रम है,
यह बहुत से लोगों के जो दान देते हैं, या क्या कहते हैं आप, लोग उसके लिए पैसा देते, उस पैसे पे चलते हैं। इसलिए विज्ञापन दिया जाता है, यहाँ पर ऐसा ऐसा महिला आश्रम शुरू होने वाला है, ऐसा ऐसा महिला आश्रम है, चलाया जा रहा है, उसके लिए कोई देना है तो दे दीजिए। सिर्फ महिला आश्रम चलाया जा रहा है इतना भी कहा तो बहुत से दानवीर लोग हैं उसमें सहायता करते हैं, मदद करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है अखबार में इसका विज्ञापन न दिया जाए। उसके लिए पैसे तो सहज मिल जाएंगे। पैसे की जरूरत क्या है? आश्रम चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, लेकिन वह कहते हैं कि उस अखबार में उसका विज्ञापन न दिया जाए। इसके पैसे तो सहज मिलेंगे, लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना है, किसी के पास से पैसों की मदद मांगने नहीं जाना है, सहायता मांगने नहीं जाना है। क्यों? फिर उस आश्रम का संचालन कैसे होगा? आश्रम की देखभाल कैसी होगी? आश्रम का खर्चा कैसे चलाया जाएगा? वो भी उन्होंने आगे लिखा है। जो महिला आएगी वह अपने खाने पीने तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आए। जो भी महिला उस आश्रम में रहना चाहती है, उस आश्रम में आना चाहती है, वह महिला आश्रम में आने से पहले अपने खाने पीने की यानी खान पान की व्यवस्था तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था, कपड़ा लत्ता यानी कपड़े लत्ते की व्यवस्था वह खुद करके आए, वह खुद अपने आप करे। यदि वह गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि अभी अच्छे लोग हैं, मीन्स रईस लोग हैं, वो आश्रम में क्यों आएंगे? जिन्हें कोई प्रॉब्लम है वही आएगी। लेकिन उसमें भी यदि कोई गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले, सिफारिश करने वाला, सिफारिश मीन्स किसी के पक्ष में या किसी दूसरे के पक्ष में कहना, है ना। सिफारिश पत्र कही जाते हैं, इंटरव्यू के लिए कही जाते हैं तो सिफारिश पत्र मिलता है, ये जो है हमारे पहचान वाले हैं, इनका जो है बहुत अच्छा है। तो इस तरह से सिफारिश, जो भी सिफारिश करेगा कि इसे इस आश्रम में रख लो, ये औरत बहुत अच्छी है, अच्छा नेचर बहुत अच्छा है, या बहुत अच्छे पेश आती है, तो जो भी है तो उसकी सिफारिश जो करेगा वह उसके खर्च की व्यवस्था करे। और पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए। आश्रम में एडमिशन देना है, आश्रम में दाखिल करना है, या उस महिला के बारे में कोई जानकारी नहीं है, किसी की पहचान नहीं है, तो उसके बगैर उसे दाखिल न किया जाए। पहचान हो या कोई भी उसे पहचाने या उसके साथ परिचय हो तो ही उसे उस आश्रम में परिचय क्या कहेंगे हम, एडमिशन मिल सकता है या प्रवेश मिल सकता है। दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे आश्रम छोड़ सकती है। एक बार वो महिला आश्रम में आ गई, किसी कारणवश उसे आश्रम छोड़ना है तो वह जब चाहे आश्रम छोड़ सकती है। आश्रम को ठीक न लगे तो 1 या 3 महीने की नोटिस देकर आश्रम उसे हटा सकता है। अभी उस महिला को जब चाहे जाना है वो अपनी मर्जी से जा सकती है। कल से मैं आश्रम में नहीं रहूंगी, कोई बात नहीं है, लेकिन यदि आश्रम को उसे हटाना है, आश्रम को उस महिला को आश्रम से निकालना है तो आश्रम को 1 महीने की या 3 महीने की नोटिस उस महिला को देनी होगी, तब जाकर आश्रम उसे हटा सकता है। लेकिन ऐसा कदम लेने से पहले आश्रम को बहुत सोचना होगा, यानी ऐसा कदम किसी को निकालना है तो सोच समझ कर ही ऐसा कदम उठाना है। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा। चिपका, जुड़ा या जोड़े रहना, चिपका, जोड़ या जुड़ा कहेंगे हम। जुड़ा, किसी एक धर्म से वह जुड़ा नहीं रहेगा। यानी जुड़ा नहीं रहेगा मीन्स क्या कि हाँ, इस आश्रम में सिर्फ हिंदुओं को ही प्रवेश मिलेगा, इस आश्रम में सिर्फ मुस्लिम लोगों को मिलेगा, इसमें सिर्फ
क्रिश्चियन लोगों को ही प्रवेश मिलेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा बोलता हो, कोई भी हो, किसी को भी प्रवेश मिल सकता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा, सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे, यानी सभी धर्म के लोग यानी महिलाएं उस आश्रम में आकर रह सकती है। अतः इसलिए सामान्य सदाचार, सदाचार उनका आचरण, बिहेवियर तथा भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा। वहां पर भक्तिमय वातावरण रहेगा, सेवा का वातावरण रहेगा। आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखा जाए। स्वावलंबन, 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 स्वावलंबन मीन्स किसी दूसरे का सहारा न लेना, दूसरे का सहारा न लेना, किसी पर डिपेंड हो सके उतना न रहे, यानी आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखा जाए, ज्यादा नहीं। सादगी का आग्रह होना चाहिए, सादगी, बिल्कुल सिंपल, रहन सहन बिल्कुल वहां पर सिंपल होना चाहिए। आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले ही न हो सके, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाए। आरंभ स्टार्ट में जैसे ही आश्रम खोल दिया, आश्रम खोलते वक्त वहां पर पढ़ाई के बारे में या कोई उद्योग, कोई व्यवसाय के बारे में वहां पर शिक्षा न दी जाए, लेकिन आगे चलकर जैसे 2-4 साल हो, आश्रम पुराना हो जाएगा, कुछ इनकम मिलेगा, तो आगे चलकर वहां पर पढ़ाई की व्यवस्था या उद्योग व्यवस्था, किसी उद्योग के बारे में प्रशिक्षण वहां पर दिया जाए, सिखाया जाए। पढ़ाई भी आसान हो, डिफिकल्ट न हो, वहां पे जो भी पढ़ाया जाए वह भी आसान हो। आश्रम शिक्षण संस्था नहीं होगी, लेकिन कलह कुढ़न से मुक्त स्वतंत्र वातावरण हो, जहां हो ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा। आश्रम जो है कोई शिक्षण संस्था नहीं होगी, शिक्षण संस्था हम देखते हैं आजकल, कोई शिक्षण संस्था नहीं होगी, लेकिन वहां पर कलह, झगड़े, कुढ़न से मुक्त वातावरण हो, जहां हो ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा। ऐसा वहां पर स्वर्ग हो, जिसमें कोई झगड़े न हो, कोई कुढ़न न हो, प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वतंत्र ऐसा वातावरण हो, ऐसा मानवतापूर्ण वहां पर हो, जहां परेशान महिलाएं बेखटक अपने खर्चे से रह सके। उस आश्रम में परेशान महिलाएं, जिन महिलाओं को प्रॉब्लम है, जिन महिलाओं को परेशानियां है, वह महिलाएं बेखटके से यानी बिना झिझक वह आश्रम में आए, अपने पैसे से वहां पर रह सके और अपने जीवन का सदुपयोग, अच्छा उपयोग, अपने जीवन का उपयोग पवित्र सेवा कर सके, अपने जीवन का अच्छा उपयोग अच्छे कामों के लिए वह कर सके। ऐसा आदर्श रखा हो, उस आश्रम का ऐसा आसान आदर्श हो और व्यवस्था पर समिति का झंझट न हो, तो बहन सुंदर तरीके से चला सके, ऐसा एक बड़ा काम होगा कि जहां पर व्यवस्था पर, जो आश्रम की जो व्यवस्था है, आश्रम की देखरेख है, उसके लिए कोई समिति का झंझट न हो, कोई समिति उस आश्रम की न हो जो पूरी आश्रम की देखभाल करे, ऐसी कोई समिति वहां पर नहीं होगी, हमें समिति का कोई झंझट नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? तो उनमें से कोई एक बहन
उनमें से वहां पर जो भी औरतें आश्रम में आएगी उनमें से वही महिलाएं सुंदर तरीके से आश्रम चला सकेगी। यह एक बड़ा काम होगा, यानी कोई व्यवस्थापन समिति नहीं होगी, कोई देखभाल करने, उनमें से ही जो महिलाएं वहां पर रहती है उन महिलाओं में से ही कोई एक उस आश्रम का संचालन करेगी। उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा, उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा कि जिससे उन्हें परेशानी हो। उनके ऊपर कोई बोझ नहीं आएगा कि जिससे उन्हें वहां पर रहने वाली महिलाओं को परेशानी हो। संस्था चलाने का भार जिम्मेदारी, संस्था चलाने का भार यानी जिम्मेदारी। संस्था चलाने की जो जिम्मेदारी है वह आने वाली बहनें उठा सकेगी। यानी संस्था चलाने की जो जिम्मेदारी अपने आप तो नहीं चलेगी, किसी को वह जिम्मेदारी लेनी होगी, तो वहां पर जो भी महिलाएं आएगी वह जिम्मेदारी उठा सकेगी। क्योंकि इतनी महिलाएं वहां पर आएगी, उनमें से कुछ एक तो कुशल होगी, कुशल टैलेंट, वह आश्रम चलाने लायक उनकी योग्यता हो। इतनी महिलाओं में से कुछ एक महिलाओं की या कई महिलाओं की वहां पर आश्रम चलाने की जिम्मेदारी तो होगी, या वह कुशल होगी। बहन को संगीत की, भक्ति की तथा प्रेम युक्त सलाह की खुराक दे। वहां पर जो भी महिलाएं उस आश्रम में रहती है उन महिलाओं को संगीत म्यूजिक, भक्ति, ईश्वर भक्ति तथा प्रेम की सलाह दे। उन्हें इस तरह का बर्ताव करना है, इसके बारे में जानकारी दे। आगे चलकर संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनवाए जाए। आगे चलकर जब संस्था के पास बहुत जमीन आ जाएगी तो उस जमीन पर छोटे छोटे मकान बनवाए जाए, छोटे छोटे मकान बनवाए जाए। क्यों मकान बनवाए जाए? और संस्था के नियमों के अधीन रहकर संस्था के जो भी नियम है वह नियमों को संभाल कर, उन नियमों का पालन करके वहां पर आने वाली महिलाएं 2-2, 4-4 का परिवार चलाए, 2-2, 4-4 का परिवार चलाएगी। यानी वहां पर जो भी महिलाएं आएगी छोटे छोटे मकान बनवाए जाए, और उन मकानों में वो जो वहां पर महिलाएं आएगी वह महिलाएं 2-2, 4-4 लोगों की फैमिली बनाएगी, परिवार बनाएगी, और अपने 2-2, 4-4 लोगों का परिवार वो खुद चलाएगी। ऐसी संस्थाएं मैंने कई देखी है, और कहते हैं कि ऐसी संस्थाएं मैंने कई देखी है, इसलिए जो बिल्कुल संभव है, बहुत उपयोगी है, इसलिए कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल नहीं है। मैंने ऐसी कई संस्थाएं देखी है, बिल्कुल ये संभव है और यह बहुत उपयोगी है। ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है, ऐसा ही काम मैंने बताया है। इतने वर्षों के बहन के परिचय के बाद, इतने वर्षों से मैं बहन को पहचानता हूं, उसके बाद बहन की शक्ति, कुशलता और उनकी मर्यादा का मुझे ख्याल है। आप में कितनी शक्ति है, आपकी मर्यादाएं क्या है, आपकी शक्ति क्या है, इन सब का परिचय मुझे है। प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए बिना, पार्टिसिपेंट, प्रत्यक्ष कुछ हिस्सा लिए बिना मेरी सलाह और सहारा तो रहेगा ही। मैं वहां पर प्रत्यक्ष रूप से उसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, लेकिन बैक स्टेज कहते हैं उसे। प्रत्यक्ष सहायता लिए बिना मेरी सलाह और सपोर्ट, सहारा आपको रहेगा। आगे जाकर बहन को लगेगा कि उनको तो मात्र निमित्त मात्र होना था, सिर्फ निमित्त होना था, यह तो हमें ही करना था, हमने ही चलाई। आगे जाकर बहन को लगेगा कि उनको मात्र निमित्त होना था, संस्था अपने आप चलेगी,
उसे चलाने की जरूरत नहीं। पहले ही कहा कि वहां पर जो भी महिलाएं रहती वही महिलाएं संस्था चलाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि संस्था अपने आप चलेगी। समाज में ऐसी संस्था की अत्यंत आवश्यकता है। आज समाज में ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता है। उस आवश्यकता में से उनका जन्म होगा। उन आवश्यकताओं में से उनका जन्म होगा। इन मराठी में एक कहावत है, गरज ही शोधाची जननी। गरज ही शोधाची जननी। जब उस चीज की जरूरत पड़ती है, उस जरूरत से उसका निर्माण होता है। जिस चीज की जरूरत पड़ती है तो उसमें से उसका निर्माण होता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि आवश्यकता में से ही उसका जन्म होगा। मुझे इतना विश्वास न होता तो बहन के लिए ऐसा मैं सूचित नहीं करता। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। मुझे आप पर भरोसा न होता, विश्वास न होता तो मैं आपसे यह बातें कदापि न बताता। तुम दोनों इस सूचना का प्रार्थना पूर्वक विचार करना। तुम दोनों इस प्रार्थना पूर्वक इस बात का विचार करना, लेकिन जल्दी में कुछ तय न करके यथा समय मुझे उत्तर देना। मैंने जो आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में बताया है। दोनों भी यथा समय, कितना भी टाइम लो, आप उसके बारे में सोचो। आप इसके बारे में सोचो। तय करने से पहले उसके बारे में सोचो। यथा समय, जितना आपको टाइम चाहिए उतना टाइम लो और बाद में मुझे बताओ। बाद में यथा समय मुझे उत्तर देना। बहन यदि हाँ कहे, यदि आपको ऐसा आश्रम बनाने की इच्छा है या ऐसा आश्रम आप बनाना चाहती हो तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा। यदि आपको ऐसा आश्रम बनाने की इच्छा है या बनाना चाहती हो तो आगे उसके बारे में मैं कुछ सोचूं। यहां सर्दी है, सर्दी ठंड। यहां सर्दी है, फूलों में गुलदाउदी, क्रिजेसिम, ये दोनों भी फूल बाहर में हैं। उनकी कलियां महीनों तक खुलती ही नहीं, मानो भारी रहस्य पेट में भर दी हो। वेब के लिए पूछा जाएगा, सर्दी में खिलने वाले फूल या गुलदाउदी जो फूल है उनके क्या कहेंगे, विशेषताएं कौन सी है? गुलदाउदी के फूलों की विशेषताएं कौन सी विशेषता है? ये जो फूल है, ये जो फूल है इसकी जो कलियां है महीनों तक खुलती नहीं है। महीनों तक इसकी कलियां खिलती नहीं है, मानो भारी रहस्य। देखने वाले को महीनों तक खुलती नहीं है, इसलिए देखने वाले को ऐसा लगता है कि इसके पेट में भारी राज छिपा हुआ है, भारी रहस्य इसने अपने पेट में रखा है। और होठों को सीख कर बैठ गई वो कोई ऐसी अवश्य बात है जो लोगों को बताना नहीं चाहती, जो सीक्रेट है, जो रहस्य है, जो राज है। जैसे इन सिमट कर, पंखुड़ियों को सिमट कर बैठ गई है ये कलियां, होठ सीकर बैठ गई, यानी किसी को होठ सीकर बैठना, किसी को न बताना, यह किसी को बताना नहीं चाहती है। जब खिलती है तो एक एक पंखुड़ी खिलती है। देखिए उसका विशेषता है कौन सी है? पहले तो एक एक महीने यह खिलती नहीं है ना? एक महीने तक खुलती नहीं है इसकी पंखुड़ियां, और जब खुलती है तो एक 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 पंखुड़ी इसकी खिलती है। वे टिकते भी बहुत है। टिकते, ये ज्यादा दिन तक फ्रेश रहते हैं, जल्दी मुरझाते नहीं है, खराब नहीं होते हैं, यानी टिकते भी बहुत है। गुलाब भी खिलने लगे हैं। आ सकता है इस पार्ट में आए हुए फूलों का जिक्र कीजिए। तो गुलाब भी खिलने लगे हैं। कोसमोस के दिन आ गए हैं। उन्होंने भी बहुत आनंद दिया, आनंद, खुशी। उन फूलों ने भी मुझे बहुत खुशी दी। जिनिया का एक पौधा रास्ते के किनारे पर था। जिनिया का फूल का नाम है, एक पौधा, वह रास्ते के किनारे था।
जो आए सो उसकी कली तोड़े। रास्ते में था, जो भी आता था उसकी कलियां तोड़ता था, इसलिए आज उन्होंने लिखा है जो आए सो उसकी कली तोड़े। फिर मैंने इस बड़े पौधे को वहां से निकाल कर अपने सिरहाने के पास रख लिया। सिरहाना, सिरहाना किसे कहते हैं? सिरहाना हिंदी में क्या बोलते हैं आप उसे? पिलो, सिरहाना इन मराठी उशी। तो उसे अपने सिरहाने के नजदीक, जहां मैं सिर रखता हूं उसके नजदीक रख लिया। फिर उस बड़े पौधे को वहां से निकालकर अपने सिरहाने के पास रख दिया। फिर इसने इतने सुंदर फूल दिए, फिर इसके बहुत से अच्छे फूल खिले। इसकी आंखों मानो उत्कटता से बोलती हो। इसकी आंखें यानी उत्कटता से बोलना चाहती है, बोलने के लिए करती है। ऐसी लगती है कि अभी बस यह मुझसे बात करने लगेगी, ऐसी लगती है। 1-2 महीने फूल देकर अंत में वह सूख गया। 1-2 महीने फूल देकर अंत में वह सूख गया। परसों ही मैंने उसे विदा दे दी। पहले परसों ही मैंने उसे निकाल कर यहां से डाल दिया है। अभी यह जो है उन्होंने नीचे लिखा है, काका के दोनों को सप्रेम शुभाशीष। अभी यह काका कालेलकर जी ने उन्हें खत लिखा है। अभी सरोज उस खत का जवाब लिख रही है। क्या लिख रही है देखिए। नहीं, दोनों उन्हीं के पत्र है, दोनों उन्हीं के पत्र है। काका के दोनों को सप्रेम शुभाशीष। अभी दूसरा खत वो लिख रहा है, प्रिय सरोज, 16 से 18 तक लिखा हुआ पत्र आज अभी मिला। तुम्हारा 16 से 18 तक का लिखा हुआ पत्र आज मुझे अभी मिला। आपने 16 से 18 तक जो भी खत लिखा था वो मुझे अभी मिला। इस महीने मैंने इन तारीखों को पत्र लिखे हैं। इस महीने आपको मैंने इन तारीखों को पत्र लिखे। देखिए, ध्यान में रखिए डेट, 1, 9 और 15। 1, 9 और 15। तुम्हारी तबीयत कमजोर है। और चौथा पत्र आज लिख रहा हूं। चौथा पत्र आज लिख रहा हूं। अब तुमको हर सप्ताह खत लिखूंगा। सप्ताह, सप्ताह 7 दिन। हर सप्ताह खत लिखूंगा। तुम्हारी तबीयत कमजोर है, तब तक चिरंजीव रहना मुझे पत्र लिखेगी तो चलेगा। चिरंजीव रहना जो छोटी है वह मुझे खत लिखेगी तो भी चलेगा। मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए। मुझे हर सप्ताह एक खत मिलना चाहिए। पूज्य बापूजी चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी पड़ेगी। बापूजी यानी गांधी जी। बापूजी चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए दोनों में यूनिटी करनी है, तो उसके लिए मुझे उर्दू सीखनी चाहिए और मेरी पूरी शक्ति उर्दू सीखने में खर्च करनी चाहिए। तुमको मैंने एक संदेश भेजा है, संदेश भेजा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो, उर्दू लिखना सीखो। लेकिन अब तो मैं एक ही संदेश है, अब तो मेरा एक ही संदेश है, पूरा आराम लेकर पूरी तरह से तुम ठीक हो जाओ। तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स भी मंगवा कर रखा है। इसके लिए तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स भी मंगा कर रखा है। लेकिन अब तक कुछ नहीं हो पाया। मैंने अपने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं। सादे क्रोटन को ही रहने दिया है। सबके काका का सप्रेम शुभाशीष। ये जो पत्र है काका कालेलकर जी की ग्रंथावली है, उसमें से यह खत लिया गया है। अब उसका स्वाध्याय जो है वह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। धन्यवाद।